हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सीबीएसई फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई के सपोर्ट मेटल के अकॉर्डिंग, जिस चैप्टर का हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो समझने वाले हैं हम सहायक सामग्री के अकॉर्डिंग इस फर्स्ट चैप्टर को जो सीबीएसई में लगा हुआ है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंटों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, हमारा जो इस किताब का नाम है, जो इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इस किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। ये फर्स्ट बुक के नाम से जानी जाती है। तो शीत युद्ध का दौर इसका नाम पहले था, जो अब नाम चेंज करके हमारा क्या कर दिया है, शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर शीत युद्ध क्या है। तो देखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा टॉपिक समझाने वाला हूँ, और उसी के साथ साथ जो हमारे इस फर्स्ट चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियाँ अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्यापक उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। यानी कि देखिएगा, कह रहे हैं कि शीत युद्ध से उस चीज़ का शीत युद्ध से मतलब है हमारी सुपर पावर, दो हमारी महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच जो हमारे रिलेशनशिप थे वो इतने दुश्मनाई के बिगड़ गए। उस ऐसे इतिहास से है कि दो महाशक्तियों के बीच एक दुश्मनाई रिलेशनशिप रहा, जिनके बीच टेंशन रही और आपसी जलन रही। उसी पर आधारित रिलेशनशिप को हम शीत युद्ध का नाम देते हैं। या हम यूं कहें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर 1951 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बट गया। यह दोनों के मध्य विचारात्मक और रक्त रंजित, या हम यूं कह सकते हैं राजनीतिक संघर्ष था। ठीक है जी। यानी कि देखिएगा, कभी भी एक प्रचंड रूप यानी कि विश्व के अंदर युद्ध का रूप इस तरह से नहीं हुआ, मामला ठंडा ही रहा। यानी कि छुटमुट लड़ाई होती रही, 2 कंट्रियों के बीच हुई या ज़्यादा से ज़्यादा 4 कंट्रियों के बीच, पर कभी भी विश्व युद्ध के रूप में तब्दील नहीं हुआ। यदि विश्व युद्ध हो जाता तो हम इसे यूं कह सकते थे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध इस तरह से नहीं हुआ, इसलिए हमने इसे शीत युद्ध कहा, यानी कि कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर में सीबीएसई के सपोर्ट मेटल के अनुसार आपको स्मरणीय बिंदु यानी कि याद रखने वाले बिंदु आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले कि ये जो हमारी किताब है समकालीन विश्व राजनीति, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यही है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक की अब तक की घटनाओं का अध्ययन करना ही हम समकालीन विश्व राजनीति में शामिल करते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। ठीक है जी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति का सब्जेक्ट है। तो बात करते हैं जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो प्रमुख गुट थे वो कौन कौन से थे। तो आपको याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हमारे 2 गुट थे, नंबर 1 मित्र राष्ट्र और नंबर 2 धुरी राष्ट्र, यानी कि अलाइज पावर एंड एक्सिस पावर। अलाइज पावर में यानी कि मित्र राष्ट्र में हमारे थे यूएसएसआर, यानी कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे आप सोवियत संघ रूस कहते हो, शॉर्ट फॉर्म में से यूएसएसआर कहते हैं। मित्र राष्ट्र में आपका अगला था फ्रांस, अगला था ब्रिटेन, और अगला था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस पावर में बात करें तो जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारी कंट्रियां धुरी राष्ट्र में थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र था, और मित्र राष्ट्र में फूट पड़ी, और जो हमारी फूट शीत युद्ध कहलाई। तो हम आगे पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो हमारी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। उदय होने से पहले मैं आपको बता दूं ये उदय क्यों हुआ अपने अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मान लीजिएगा कि भाई अगर आप
सब मिल, अगर आप ग्रुप में मेहनत करते हो और आपने अपने दुश्मन को हरा दिया, अब अपने ऊपर लेकर समझिएगा, आपने अपने दुश्मन को हरा दिया और उस दुश्मन की जो जमीन बची हुई है तो उसमें अगर आपने मिलकर हराया तो आप सोचोगे कि आप, मैं जो हूँ बराबर बराबर जमीन को बांटूं अपने हिस्सों में, क्योंकि मैंने भी अपना पूरा सहयोग दिया। लेकिन दूसरा सोचेगा कि मैंने भी तो पूरा सहयोग दिया, मैं भी अपनी दुश्मन की जो हारी हुई जमीन है मैं भी रखूंगा। तो बिल्कुल सेम कंडीशन थी यहाँ पर वर्ल्ड वॉर के दौरान, कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो हारी हुई कंट्रियां थीं उन पर जो है जीती हुई कंट्रियां अपना अपना कब्जा करना चाहती थी, और कब्जा जब वो करना चाहती हैं तो दोस्तों के बीच ये फूट डली, और जब दोस्तों के बीच यानी कि मित्र राष्ट्रों के बीच जो फूट डली, उसी फूट को हमने विचारधारा का जो एक मतलब कि मतभेद रहा, वही शीत युद्ध का रूप बना। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ। पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला सोवियत संघ। यानी कि सोवियत संघ रूस चाहता था कि पूरी दुनिया पे मैं राज करूं और जिसका लीडर मैं बनूं, सोवियत संघ रूस। और वहीं अमेरिका चाहता था कि मैं पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक पूंजीवादी विचारधारा को फैलाऊं और जिसका राजा मैं बनूं, अमेरिका। ठीक है जी। तो अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे दोनों महाशक्तियां। और मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिएगा पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा में एक आर्थिकता के मॉडल से अंतर मैं आपको बताऊं तो पूंजीवादी विचारधारा हमेशा प्राइवेटाइजेशन पे जोर देती है, यानी कि हमेशा निजीकरण पे ज़्यादा जोर देती है। और समाजवादी विचारधारा जो है उत्पादन के साधनों पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन वहीं पूंजीवादी विचारधारा में जो है उत्पादन के साधनों पर जो है व्यक्ति का नियंत्रण होता है। हम इसे पूंजीवादी और समाजवादी में अंतर से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने मतलब कि आर्मी से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड ट्रीटी साइन करी। तो सैन्य संधि संगठन साइन करे गए। तो सैन्य संधि संगठन में अमेरिका ने सबसे पहले होड़ करी। तो अमेरिका ने जो होड़ करी उसमें करा था, नाटो बनाया था अमेरिका ने 1949 में, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना करी अमेरिका ने। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि सोवियत संघ की विचारधारा से प्रेरित देश और सोवियत संघ का अगर कोई भी देश हमारे नाटो के अंदर, जितने भी ग्रुप में, नाटो के ग्रुप में शामिल जो देश हैं, अगर किसी भी उस देश पर अटैक करेगा सोवियत संघ का कोई भी देश, तो नाटो में शामिल सभी देशों के ऊपर वो देश जो है अपने ऊपर अटैक नहीं मानेगा, बल्कि जो है सारे के सारे देश मिलकर इकट्ठे होकर उस सोवियत संघ की विचारधारा वाले देश को टक्कर देंगे, उसे जवाब देंगे। तो नाटो का उद्देश्य यही था, यानी कि सोवियत संघ वाले देश की तरफ से आए हुए अटैक को एकता के साथ मिलकर पलटवार करना। तो अमेरिका ने नाटो का गठन करा 1949 में, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और फिर करा था सिएटो का साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954 में। तो देखिएगा, साउथ ईस्ट कहाँ पर पड़ता है वर्ल्ड मैप में? तो जो आप इंडिया का मैप देखोगे, ठीक है, और इंडिया में जब आप देखते हो तो इंडिया में नीचे की तरफ जब आप जाओगे तो सबसे नीचे आपको अंडमान निकोबार देखने के लिए मिलेगा। और अंडमान निकोबार के अगर आप राइट हैंड की तरफ देखोगे, यानी कि जहाँ पर आपका कंट्रियां हैं श्रीलंका के उधर से नीचे की तरफ, ठीक है, या मैं यूं कहूं जो आपने म्यांमार आपने वर्ल्ड मैप पे देखा होगा, तो म्यांमार से नीचे की तरफ की जितनी भी कंट्रियां हैं वो साउथ ईस्ट की कंट्रियां कहलाती हैं। आप दक्षिण पूर्व एशिया कह सकते हो इसे हिंदी में, यानी कि वर्ल्ड मैप में जो दक्षिण का पार्ट है, एशिया महाद्वीप का दक्षिण का पार्ट और पूर्व का पार्ट, उसे हम दक्षिण एशिया की कंट्रियां कहेंगे सिंपल भाषा में। तो सिएटो गठित करा गया था जो हमारी दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्रियां हैं उनके लिए 1954 में। ठीक है, अमेरिका ने गठित करा था कि कहीं ना कहीं जो है कहीं भी अपना प्रभाव जमाने के लिए सैन्य संधि संगठन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगला ही इन्होंने जो बनाया था अमेरिकन विचारधारा वाले देशों ने बनाया था अगला सेंटो, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको बता दूं, इसमें मध्य यूरोप के, मध्य एशिया के देश शामिल करे गए थे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जो हमारा मिड यूरोप है उसकी कंट्रियां शामिल थीं। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और जैसे ही इसकी स्थापना कर दी गई, यानी कि 3 हमारे सैन्य संधि संगठनों की स्थापना कर दी थी अमेरिका ने, तो इसका पलटवार करने के लिए कहीं ना कहीं
कंपटीशन की तो बात बनेगी बनेगी। जब कंपटीशन बनेगा तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ रूस जो दुश्मन था अमेरिका का, और ये आपस में दोनों एक दूसरे के आपस में दुश्मन थे, तो सोवियत संघ ने स्थापना करी वार्सा पैक्ट का। ठीक है, इसे आप वार्सा संधि के नाम से भी जानते हो या वार्सा संधि संगठन के नाम से भी जान सकते हो। पैक्ट का मतलब संधि होता है, ठीक है। वार्सा पैक्ट कह लो या वार्सा संधि कह लो, जिसकी स्थापना करी गई 1955 में। और वार्सा पैक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था कि अमेरिकन आइडियोलॉजी को हिंदी में विचारधारा कहते हैं, और अमेरिका विचारधारा में शामिल कोई भी देश यदि सोवियत संघ या समाजवादी विचारधारा वाले देश पर अटैक करेगा तो वार्सा पैक्ट में शामिल सभी देश जो है उस देश पर पलटवार करेंगे। यानी कि जो कंडीशन नाटो पे फिट होती थी वही कंडीशन वार्सा पे फिट होगी, आप यूं भी कह सकते हो। तो आगे हम बात करें तो देखिएगा, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियां छोटे देशों के साथ रखना चाहती थी अपने संबंध। तो देखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ही आपका निकल कर आता है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ संबंध क्यों रखना चाहती थी। तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए महाशक्तियां छोटे देशों के साथ, अपने बेनिफिट को देखते हुए महाशक्तियां छोटे देशों के साथ संबंध रखना चाहती थी। ठीक है जी, आपको पॉइंट याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको निकलते हैं। और छोटे देश भी सुरक्षा के लिहाजे से, हथियार के लिहाजे से और आर्थिक मदद के सरोकार से कहीं ना कहीं उनका भी मन रहता था कि महाशक्तियों से वो जुड़े रहें, क्योंकि सुरक्षा मिलती रहेगी, हथियार मिलते रहेंगे और इकोनॉमिक हेल्प मिलती रहेगी। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं महाशक्तियों से जुड़ा रहना चाहते थे छोटे देश भी। और परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित का मतलब देखिएगा क्या है, आप ऐसी लड़ाई जिसमें खून खराबा हो तो उसमें यहाँ पर रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बनी रही। तो यहां पर देखिएगा क्या कह रहे हैं कि परमाणु संपन्न होने के कारण, देखो इसमें थोड़ा गहराई से आप समझिएगा, परमाणु संपन्न का मतलब क्या है। यहां पर कह रहे हैं कि दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार थे। ठीक है जी, सबसे पहले अमेरिका ने परमाणु हथियार बना लिए थे और उसके बाद जो है सोवियत संघ रूस ने बना लिए थे। जैसा कि आपको पता ही होगा, जापान के ऊपर अटैक करा था 1945 में, यानी कि टेस्टिंग पहली जापान के ऊपर कर दी थी अमेरिका ने। तो कहीं ना कहीं परमाणु संपन्न महाशक्तियां दोनों ही थी। रक्त रंजित का मतलब है कि खून खराबा करने वाला प्रचंड युद्ध कभी हुआ नहीं, उसके स्थान पे दोनों के बीच कंपटीशन रहा। तनाव को इंग्लिश में टेंशन कहते हैं, टेंशन की स्थिति बनी रही, जिसे हमने क्या कह दिया जी, कोल्ड वॉर कह दिया। यानी कि कभी भी मामला गर्म नहीं हुआ, अगर गर्म हो जाता तो क्या हो जाता, तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, मामला ठंडा ही रहा, इसलिए हमने इसे शीत युद्ध कह दिया। तो देखिएगा, फिर वही मैंने आपको बताया था कि महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ है, ये प्रश्न भी आता है, आपको याद रखना है। तो महाशक्तियों को छोटे देशों से जो लाभ है, नंबर 1 छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करना। ठीक है, महाशक्तियां जो है चाहती थी कि छोटे देशों से छोटे छोटे प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हो जाएं। अब जैसे मान लीजिएगा, अगर महाशक्तियों के सेनाएं जो हैं किसी देश में आई हुई हैं और भाई उन्हें पेट्रोल की ज़रूरत है, ठीक है जी, और वो पेट्रोल लेने के लिए क्या भाई अपने अमेरिका देश में जाएंगी या अपने उस मूल देश में थोड़ी जाएंगी, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे संसाधनों की ज़रूरत होती है वो जुट जाएं, समय पे मिल जाएं। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं महाशक्तियां छोटे देशों के साथ संबंध स्थापित करना चाहती थीं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई की तरफ से कि महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ है। और देखिएगा अगला, अब मान लीजिएगा कि भाई आपका अमेरिका है कंट्री, और अमेरिका को अटैक करना है किसी कंट्री पे, और वो कंट्री बहुत दूर है, मान लीजिएगा बेलारूस पे अटैक करना है अमेरिका को। तो बेलारूस के जो निकट हमारी कंट्री है, अमेरिका सोचेगा कि मैं बेलारूस के पड़ोसी देश से अपने संबंध अच्छे बना लूं, और जिससे क्या करूंगा कि मैं बेलारूस के पड़ोसी देश के पास अपने पहले हथियार स्थापित कर दूंगा, हथियार से भेज दूंगा, फिर उसके माध्यम से मैं डायरेक्ट लड़ाई कर पाऊंगा बेलारूस से। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए कि भाई क्या है कि मतलब कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा, जल्दी से जल्दी अटैक कर देगा। अब मान लीजिएगा कि डायरेक्ट किसी कंट्री पे अटैक करना है, तो भाई क्या है, वो अब अटैक हो गया, उसके बाद क्या अपने यानी कि अमेरिका में थोड़ी जाएगा, अब अटैक दोबारा हो सकता है, तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा उसे। तो वही कंडीशन है कि सैन्य ठिकाने स्थापित करने पड़ेंगे, और सैन्य ठिकाने जब स्थापित हो जाएंगे तो क्या होगा, उस कंट्री की भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो कंट्री हो सकता है उस दुश्मन देश से डरी हुई हो। ठीक है जी,
तो सैन्य ठिकाने स्थापित करना, जिससे उस कंट्री की भी, जो हमारी थोड़ी बहुत तो उस कंट्री की सेना होती ही होगी, ठीक है, उस कंट्री की सेना की भी हेल्प हो जाएगी, और जो हमारी महाशक्ति है उसकी सेना आ जाएगी, और फिर दुश्मन देश से लड़ेंगे। तो सैन्य ठिकाने स्थापित करना भी एक लाभ था महाशक्तियों के छोटे देशों से जुड़ने का। तो आर्थिक सहायता प्राप्त करना, जो छोटी छोटी छुटमुट, देखिएगा बड़ी सहायता तो छोटे देश नहीं दे सकते, ये तो आपको भी पता है, लेकिन छोटी छोटी सहायता तो मिल सकती है ना। मान लीजिएगा कि भाई आर्मी की ड्रेस में कोई, मान लीजिएगा पेच है या कोई कपड़े में कोई चीज़ खराब हो गई है, तो वो छोटा सा खर्चा है, तो उसके लिए कई, मान लीजिएगा कि अमेरिका की आर्मी को क्या अमेरिका में जाके उसे सिलवाना थोड़ी पड़ेगा, नहीं भाई, अब वो छोटा सा पैसा दे के उस देश में ही वो कर लेंगे, तो छोटी मोटी जो आर्थिक सहायता है वो प्राप्त हो जाए। तो इसलिए भी आर्थिक सहायता प्राप्त करना का एक लाभ भी महाशक्तियों को प्राप्त था, हम उसके नजरिए से समझ सकते हैं। और देखिएगा अगला है भूक्षेत्र। देखिएगा भूक्षेत्र का मतलब किससे है कि भाई अब भूक्षेत्र और सैन्य ठिकाने स्थापित करना ये आपस में एक ही हैं, एक चीजें। अगर देखोगे कि महाशक्तियां जो हैं भूक्षेत्र चाहती थी, जिससे महाशक्तियां अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकें, ठीक है जी, और दुश्मन देश को जल्दी से हरा सकें, सिंपल। तो भूक्षेत्र में कि जमीन चाहिए, जमीन, अब मान लीजिएगा जमीन तो होनी चाहिए ना, दुश्मन देश से सामने से लड़ेंगे, अगर दूर दूर लड़ेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे उस तरह से सक्सेस रूप से, ठीक है। तो अगली बात करें तो देखिएगा शीत युद्ध के दायरे। तो शीत युद्ध के दायरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से, और इसके ऊपर आपको इसमें जो प्रमुख हैं क्यूबा मिसाइल संकट और बर्लिन की नाकेबंदी, यानी कि बर्लिन संकट, ये दो प्रमुख हैं, फर्स्ट और एंड वाला, पहला और पांचवा पॉइंट। तो शीत युद्ध के दायरे में 1948 की बर्लिन की नाकेबंदी। देखिएगा हम इन पॉइंटों को यूं कह सकते हैं कि इन बिंदुओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि जब जब हमारी घटनाएं घटी, वो कौन सी घटनाएं घटी जिसके आधार पे हम कहें कि शीत युद्ध कहेंगे, तो वो जो घटनाएं थी वो यही घटनाएं थी। यानी कि एक अंत में, बिल्कुल एंड में जाके स्थिति ऐसी आ जाती है कि युद्ध फिर समाप्त हो गया, और युद्ध समाप्त हो गया तो दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। अगर ये युद्ध हो जाता वास्तविकता में तो कहीं ना कहीं तीसरा विश्व युद्ध हो जाता। तो जब आप इन्हें डीपली पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका अध्ययन करके मालूमात होगा। तो इसमें हमारा जो पहला शीत युद्ध के दायरे में टॉपिक है 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी। तो आपको पता होना चाहिए कि बर्लिन जो है कहीं ना कहीं हार गया था जर्मनी, ठीक है, जिसमें हमारे रुडॉल्फ हिटलर जर्मनी के वो थे और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो हम यूं कहेंगे कि बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन को मतलब कि घेरना चाहता था रसिया, लेकिन कहीं ना कहीं रूस जो है वो अमेरिका को हटाना चाहता था कि अमेरिका जर्मनी के अंदर ना आए। और लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि बर्लिन की जो है मतलब कि दो भागों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अमेरिका वाला भी पार्ट आ गया था। अमेरिका के तीनों देश जो हैं आ गए थे पूर्वी जर्मनी में, वो पश्चिमी जर्मनी में। पूर्वी जर्मनी वाला जो आधा हिस्सा था वो पूरा रसिया के पास रहा, और जो हमारा जो पश्चिमी जर्मनी वाला हिस्सा है, या आप इसे पश्चिमी बर्लिन भी कह सकते हो, वो वाला हिस्सा अमेरिकन विचारधारा वाले देशों ने रखा, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन, और तीसरा आपका खुद अमेरिका, ठीक है। तो आप यूं कह सकते हो। लेकिन यूएसएसआर क्या कहता था? यूएसएसआर का मतलब रूस कहता था कि अमेरिका तू अपनी आर्मी हटा ले, लेकिन अमेरिका अपनी आर्मी नहीं हटाई। अब देखिएगा क्या है कि बीच में दीवार भी लग गई थी, ठीक है, पूरे दो जर्मनी देश को दो भागों में बांट रही थी वो सोवियत रूस ने दीवार खड़ी कर दी थी। और बर्लिन का जो हमारा यूएसएसआर वाला पार्ट था, यानी कि सोवियत रूस, जो हमारी पूर्वी जर्मनी वाला जो पार्ट था, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो लोग दीवार तोड़ तोड़ के भागने लगे थोड़े थोड़े, ठीक है। वो एक अंत में ऐसा आता है कि दीवार टूट जाती है, तो जर्मनी का एकीकरण भी हो जाता है 1999 के दौरान, ठीक है। तो यही था बर्लिन की नाकेबंदी। इसमें यही था एक जो मिड पॉइंट है कि यूएसएसआर हमेशा कहता रहा कि अमेरिका तू अपनी आर्मी हटा ले यहाँ से, और लेकिन उन्होंने हटाई नहीं। अगर वो हटाने की ज़्यादा जिद करता रसिया, यानी कि सोवियत संघ रूस, तो कहीं ना कहीं युद्ध हो सकता था, और वो युद्ध एक प्रचंड युद्ध का रूप ले सकता था। इसलिए हमने कहा कि शीत युद्ध रहा, कभी वास्तविक रक्त रंजित नहीं हुई इस तरह की। 1950 में कोरिया संकट। तो कोरिया संकट यही है कि नॉर्थ कोरिया को लीड कर रहा था सोवियत रूस, तो नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया था दक्षिण कोरिया पर, ठीक है। नॉर्थ कोरिया उसी की मैं बात कर रहा हूँ जिसके लीडर वर्तमान में किम जोंग उन है,
यानी कि आप ऐसे मान सकते हो कि किंग जॉन उनके दादा के दादा जो हम हैं, जो मेन व्यक्ति था किंग जॉन उनके जो फाउंडर हैं, तो हम यूं कहेंगे कि वो किसने तैनात करे थे? सोवियत रूस ने। ठीक है, सोवियत रूस के जो हमारे लीडर तैनात करे थे सोवियत रूस के नॉर्थ कोरिया में, आज उन्हीं का ही बच्चा है किंग जॉन उन। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया था दक्षिण कोरिया के ऊपर, और दक्षिण कोरिया को संरक्षण दे रहा था अमेरिका। तो एक तरफ अमेरिका लड़ रहा है तो दूसरी तरफ दूसरा देश लड़ रहा है। तो यहाँ पर तुमने कहीं ना कहीं ये समझा कि दोनों देश जो हैं, जो दोनों सुपर पावर हैं महाशक्तियां, आपस में आमने सामने नहीं लड़ी, कभी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से लड़ी। ठीक है जी, जैसा कि कोरियाई संकट में आप देख सकते हो कि भाई क्या है कि भाई तुम आगे रहो, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो सपोर्ट में हम आ जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, इस तरह से कि नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था पूरी तरह से सोवियत रूस, और दक्षिण कोरिया की हेल्प कर रहा था पूरी तरह से अमेरिकन विचारधारा वाले देश। ठीक है, तो यही था कोरिया संकट। और कोरिया संकट जो है, हम यहाँ पर कहेंगे कि नॉर्थ कोरिया जो है कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी जीत हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की रही इसमें, लेकिन ये युद्ध जो है बिना किसी निर्णय के रहा और इस युद्ध का अंत हो गया। मतलब कि ऐसे ही कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचा था ये युद्ध। मैं आपको बता दूं, इसमें हम यूं नहीं कह सकते टोटली किसकी हार हुई या टोटली किसकी जीत हुई, नहीं। 1950 के कोरिया संकट को 1954-1975 तक वियतनाम में अमेरिकन हस्तक्षेप, अमेरिका ने वियतनाम में इंटरफेयर करा, तो वो है आपका शीत युद्ध के दायरे में। तो इसमें यही है कि उत्तरी वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर और दक्षिणी वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था यूएसए। और इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, वियतनाम में अमेरिका की बहुत बुरी हार हुई थी, क्योंकि ये पहाड़ी जंगली एरिया है और यहाँ पे लड़ना अमेरिकन आर्मी की वश की बात नहीं थी। और यहाँ पर उत्तरी वियतनाम को सपोर्ट करने वाला देश सोवियत रूस की बहुत ही अच्छी जीत हुई, और यूएसए की आर्मी बहुत बुरी तरह से हारी थी वियतनाम के युद्ध में। ठीक है, और हम यूँ कह सकते हैं कि वियतनाम में बिना मतलब कि अमेरिकन हस्तक्षेप करा, और वो अमेरिका के लिए एक ठीक बात नहीं हुई। तो यही है कि कभी किसी की तरफ से तो कभी किसी की तरफ से हार जीत तो होएगी होएगी। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। तो देखिएगा, हंगरी में क्रांति को रोकने के लिए सोवियत संघ ने हंगरी में हमला कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ का हस्तक्षेप है हंगरी के अंदर, वो एक गलत चीज़ थी, जिसको काफ़ी आलोचना करी अमेरिका ने। तो कहीं ना कहीं हम यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका दुश्मन बन गया फिर सोवियत संघ का। तो वो आपस में एक दूसरे की लड़ाई थी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि भाई हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध के दायरे में आता है। जो लास्ट टॉपिक है शीत युद्ध के दायरे में, वो है क्यूबा मिसाइल संकट अक्टूबर 1962 का। ठीक है जी, क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था 16 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 1962 तक चला। क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा के राष्ट्र हमारे लीडर फिदेल कास्त्रो और यूएसएसआर के लीडर निकिता खुर्शचेव और यूएसए के लीडर हमारे प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। तो जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए कि भाई सोवियत रूस को घेरने के लिए कहीं ना कहीं, अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो सोवियत संघ रूस को घेरने के लिए तुर्की में और आपका इटली में अमेरिका ने मिसाइलें तैनात कर रखी थी। भाई अब रूस भी सोच रहा था कि यार कोई ऐसा देश हो जो मैं अमेरिका को जब मर्जी घेर सकूं। तो एक तरफ आंदोलन चल रहा था पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ, जो एक देश था हमारा, बिल्कुल देखोगे अमेरिका के बिल्कुल नीचे है क्यूबा। ठीक है, तो क्यूबा में क्रांति चल रही थी कि भाई पूंजीवादी विचारधारा हटाओ, समाजवादी विचारधारा स्थापित करो। तो तुरंत ही मतलब कि शिकार मिल गया अब सोवियत संघ को। तो उसने क्या करा, हम मतलब कि धप्पा कर दिया क्यूबा को। तो सोवियत रूस ने क्या करा, सोवियत रूस ने करा कि भाई कि हमारा जो क्यूबा के अंदर है अपनी आइडियोलॉजी स्थापित कर दी, और वहाँ से जो वहाँ के लीडर थे वहाँ के लीडर का तख्ता पलट करवा दिया और वहाँ पे अपने लीडर स्थापित कर दिए क्यूबा में। और जब अपना लीडर स्थापित हो गया तो देखो कि पहले तो कराई था अमेरिका ने कि तुर्की में इटली में अपनी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, तो रूस तो सोचेगा ही सोचेगा ना कि भाई सोवियत रूस कि मैं भी कहीं ना कहीं तैनात करूं। जब तैनाती की खबर, मिसाइलें तैनात कर दी सोवियत रूस ने, मतलब कि जो हमारे निकिता खुर्शचेव थे उन्होंने तैनात करवा दी। तो हमारे जो जॉन एफ कैनेडी हैं, इसकी खबर जो है 21 दिन बाद लगती है, 3 हफ्ते बाद, 7 या 21। तो 3 हफ्ते बाद जॉन एफ कैनेडी को पता चला, अरे ये क्या हो गया, निकिता खुर्शचेव ने इतनी सारी मिसाइलें क्यूबा में तैनात करवा दी। तो जॉन एफ कैनेडी ने अपने जितने भी मिसाइलें वगैरह थी अपने सैनिक तुरंत भेजे, और हम कह सकते हैं कि
वहाँ पे फिर यूएसएसआर की यानी कि सोवियत रूस की और यूएसए की सेनाएं दोनों की आमने सामने थी, और वो कहीं ना कहीं एक शीत युद्ध का रूप होता है। देखो मैं आपको बता दूं, गलती अगर आप इसे मैं डीपली आपको बताऊं तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे जब ये घटना हो रही थी अक्टूबर 1962 में, तो होता क्या है, गलती से आपका अमेरिका की तरफ से गलती से वो एक सबमरीन यानी कि पानी के अंदर रहने वाला एक हथियार कह सकते हो आप, सबमरीन को इतना समझ लो, वो फट गई गलती से पानी के दबाव से। जब वो फट गई तो सोवियत रूस के आर्मी ऑफिसर्स ने ये सोचा कि अब तो युद्ध हो गया है भाई। अब क्या हुआ कि सोवियत रूस में क्या होता है, यूं समझ लीजिए कि सोवियत रूस के अंदर कोई भी न्यूक्लियर लॉन्च करने के लिए 3 व्यक्तियों की परमिशन लेनी होती है। 3 में से 2 ने हाँ कर दी थी, 1 ने मना कर दी थी। अगर वो हाँ कर देता तो परमाणु मिसाइल जो है छोड़ दी जाती, और परमाणु बम अगर हमारा हो छोड़ दिया जाता सोवियत रूस की तरफ से तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, लेकिन हुआ नहीं। हम यूं कह सकते हैं कि पूरी तरह से क्यूबा मिसाइल संकट में दोनों सेना आमने सामने थी, और लेकिन प्रचंड युद्ध का रूप नहीं हुआ, शीत युद्ध रहा। तो यही था हमारा क्यूबा मिसाइल संकट, जिसे हम शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहते हैं। ठीक है जी। तो देखिएगा, 2 ध्रुवीयता को चुनौती, इसका मतलब यही है कि जैसे अब तक आपने समझ में आया कि दुनिया जो है 2 गुटों में बटी हुई थी, और 2 गुटों में बटी हुई थी तो कहीं ना कहीं ऐसे भी देश थे जो अभी आज़ाद हो रहे थे या आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, आज़ादी पाने के लिए, आज़ाद हो चुके थे। तो ऐसे देशों के समक्ष ये ऑप्शन था कि भाई वो जो है पूंजीवादी गुट अमेरिका को स्वीकार करें या साम्यवादी गुट सोवियत रूस को एक्सेप्ट करें। तो ऐसे भी 2 देश थे जिन्होंने ना तो पूंजीवादी गुट को सपोर्ट करा, ना ही साम्यवादी गुट को। उन्होंने कहा भाई ना तो हम इस गुट में रहेंगे ना इस गुट में रहेंगे, हम गुट बिना किसी गुट के रहेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे। तो वो कहीं ना कहीं 2 ध्रुवीयता को चुनौती मिली गुट निरपेक्ष आंदोलन से। ठीक है, वही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। अगर यहां पर आप देखोगे गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के जो हमारे नव स्वतंत्र देश थे, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के नए नए जो देश आजाद हुए थे, तो अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने का उन्होंने तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करा कि भाई हम ना तो इस गुट में शामिल हो रहे ना इस गुट में, हम अपना गुट बनाएंगे और एक आंदोलन टाइप कर लेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन, एक मूवमेंट चलाएंगे जो बिना मतलब कि एक मतलब कि शांति के लिए भी कदम होगा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ, ये परीक्षा में आ जाता है तो तुमको याद रखना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी है। ठीक है, जिसकी नींव जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की वो कहां पे रखी गई थी, तो वो आपको आ सकता है परीक्षा में, तो याद रखना है। 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में, यानी कि बांडुंग जगह का नाम है, बांडुंग सम्मेलन में, एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव। और इस आंदोलन के जो संस्थापक थे या संस्थापक देश या संस्थापक नेता वो कौन कौन से थे, तो मैं आपको बता दूं। संस्थापक देश में भारत सबसे पहले आता है, जिसके लीडर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संस्थापक देश में मिस्र आता है, जिसके लीडर थे कर्नल नासिर। परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। संस्थापक देश में आते हैं इंडोनेशिया, जिसके लीडर थे डॉक्टर सुकर्णो। मार्शल टिटो थे यूगोस्लाविया के, और बामा एन कुरमा थे घाना के। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है। और देखिएगा सदस्य जब हम बात ही कर रहे हैं तो आपको देखिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन में 5 देश आपको पता ही लग गए, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और घाना, ये फाउंडर कंट्री कहलाती हैं हमारी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। इंग्लिश में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन को। अगर मैं इन 5 देशों के अलावा अन्य देशों के नाम बताऊं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हैं, वैसे तो 120 मेंबर हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन में, लेकिन इन 5 के अलावा आपको नाम पता होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा अल्जीरिया है, अंगोला है, साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, यहां तक कि क्यूबा भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का वर्तमान में सदस्य है 120 मेंबर में। चीले, पेरू, ये अमेरिकन की पास की कंट्रियां हैं, लैटिन अमेरिका की। वेनेजुएला, अगर आप एशिया की बात करोगे तो अफगानिस्तान, भूटान, ईरान, ठीक है, कुवैत, आपका मलेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया। ठीक है, तो ये हमारी कंट्रियां हैं। एक मैं आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन की विशेषता बताऊं, देखिएगा ये जो चैप्टर है पूरा 2 भागों में है, आपको पता होना चाहिए अपडेटेड सिलेबस के अनुसार। इस चैप्टर का नाम अब शीत युद्ध का दौर और गुट निरपेक्ष आंदोलन हो चुका है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन पे ज़्यादा फोकस डालना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स बता रहा हूँ।
तो देखिएगा इसकी एक स्पेशल चीज मैं आपको बता दूं कि बेलारूस पृथ्वी पे एक ऐसा देश है कि जिस एक महाद्वीप है, यानी कि यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप में एक देश ही शामिल है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, जिसका नाम है बेलारूस। यानी कि बेलारूस एकमात्र एक ऐसी कंट्री है यूरोप की जो किसमें शामिल है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। ठीक है, अजरबैजान और एक कंट्री है फिजी, ये अभी रिसेंटली में ही शामिल हुए हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 2011 में। ठीक है जी, तो याद रखना है आपको ये डिटेल्स। और बात करें तो 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के वारगरीती द्वीप में सितंबर 2016 में किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्य की संख्या 120 यानी कि 120 है। साथ ही साथ वर्तमान में इसके 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक जब शब्द आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप नजर रखने वाले देश कह सकते हो या अस्थायी देश कह सकते हो इनको, पर्यवेक्षक देश को, कि अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि बाद में शामिल भी हो सकते हैं। ठीक है, पर्यवेक्षक देश हैं। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद को खत्म करना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए जोर देता है। पश्चिमी एशिया की स्थिति पर ज्यादा जोर देता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में जो हमारी एक प्रमुख चीज है यूएनएससी के द्वारा, यूएनएससी का मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आपने पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशन वाले चैप्टर में, उसमें है हमारा यूनाइटेड नेशन की अपनी फोर्स होती है, आपको मित्रों पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन की अपनी फोर्स है जिसका नाम है द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, ये ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की इनकी पूरी वर्दी रहती है, पूरी वर्दी नहीं मतलब कि हेलमेट इनका स्काई ब्लू का रहता है और इन्हें ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं। तो शांति अभियानों में जो सेना जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स जाती है जो इसका नाम है। तो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन बात रखते हैं। सतत विकास, शरणार्थी समस्या, परमाणु निशस्त्रीकरण, यानी कि निशस्त्रीकरण शब्द जब भी आ जाए तो आप इससे समझ सकते हो कि हथियारों की होड़ की समाप्ति, या हम यूं कहें हथियारों का समाप्त हो जाना निशस्त्रीकरण कहलाता है। ठीक है, निशस्त्रीकरण, अब यहाँ पर ये कहने कि परमाणु हथियारों का निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है गुटनिरपेक्ष आंदोलनों में के जो सम्मेलन होते हैं। और इसका 18वां शिखर सम्मेलन देखिएगा, NAM इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन को। NAM का मतलब है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है जी, इसका सम्मेलन का आयोजन अजरबैजान में 2019 में होना तय हुआ है, जो अब हो चुका है क्योंकि ये पुराना लिखा हुआ है इसमें। अक्टूबर 2019 में हो चुका है 18वां शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, जिसकी अध्यक्षता इल्हाम अलीयेव ने करी थी, जो अजरबैजान के हमारे प्रेसिडेंट थे। और ये इल्हाम अलीयेव वर्तमान में हमारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो अध्यक्ष भी हैं, यानी कि चेयरमैन या डायरेक्टर भी कह सकते हो आप इन्हें, जो 2022 तक रहेंगे। ठीक है जी, तो देखिएगा एक इसका टॉपिक है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, NIO, नियो भी कहते हैं। तो नियो क्या है, शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लो, नियो इतना जरूरी नहीं है अब की बार सिलेबस की दृष्टि से। तो 1972 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के व्यापक एवं विकास आंदोलन, जिसे आप इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म में UNCTAD बोलते हो, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि यूनाइटेड नेशन के व्यापार एवं विकास आंदोलन के विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ताकि जो हमारे रिच कंट्री हैं, धनी कंट्री हैं, वो अभी नए नए आज़ाद हुए देशों का, गरीब देशों का शोषण ना कर सके। इसलिए नियो की डिमांड उठाई गई थी 9 स्वतंत्र देश और गरीब देशों के द्वारा। ठीक है, जिसे आप अंकटाड के नाम से जानते हो। अंकटाड के मतलब कि सिलसिले से या उसके सरोकार से आप समझ सकते हो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है लाई गई, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जानी जाती है। तो इसे आप कहते हैं कि टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर ये एक प्रस्ताव था जो पेश करा गया था। भारत और शीत युद्ध की तरफ बात करें तो भारत और शीत युद्ध
शीत युद्ध के दौरान भारत ने 9 स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया। ठीक है जी, यानी कि भारत ने ना तो उस गुट में शामिल हुआ पूंजीवादी ना समाजवादी, तो 9 स्वतंत्र देशों में भारत ने नेतृत्व करा और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करा और राष्ट्रीय हितों को पूरा करा और दोनों महाशक्तियों के मतभेद को भी दूर करने का कोशिश करा, जिसके लिए अपनाया था किसको अपनाया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को। तो देखिएगा शस्त्र नियंत्रण संधियां आपके सिलेबस में थोड़ी सी ये भी लगी हुई हैं। शस्त्र नियंत्रण का संधियों का मतलब है कि निशस्त्रीकरण के लिए प्रमुख संधियां के नाम से जानी जाती हैं एलटीबीटी, साल्ट, स्टार्ट, एनपीटी। इन्हें आप कह सकते हो कि आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, कि हथियारों को कंट्रोल करना, जिससे हथियार जो हैं कम यूज हों, तो उसके लिए एक ट्रीटी साइन हुई। एलटीबीटी सीमित परमाणु परीक्षण संधि, लिमिटेशन ट्रीटी वैन लिमिटेशन टेस्ट वैन ट्रीटी कहेंगे ना इंग्लिश में, लिमिटेशन टेस्ट वैन ट्रीटी सीमित परमाणु परीक्षण संधि जो हुई थी हमारी 1963 में। अगली हमारी जो संधि है वो दूसरी है, इसका नाम है सॉल्ट। ठीक है, SALT साल्ट, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। इसे आप जो शॉर्ट फॉर्म में साल्ट बोलते हो, इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, और ये फर्स्ट हुई थी एंड सेकंड हुई थी साल्ट 1 और साल्ट 2। साल्ट 1 जो हुई थी वो मई 1972 में साइन हुई थी और साल्ट 2 जून 1972 में साइन हुई थी। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा, ये जो संधियां थी हथियारों को कंट्रोल करना, शस्त्र नियंत्रण संधियों के नाम से जानी जाती हैं। अगली जो हमारी संधि है वो स्टार्ट, यानी कि स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ST में स्टार्ट, वो स्टार्ट कह रहा हूँ सॉरी, स्टार्ट के अंदर जो ST शब्द है उसका मतलब स्ट्रेटेजिक से है। ठीक है, और आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 1 और 2, 1 जो साइन करी गई थी वो जुलाई 1991 में साइन करी गई थी और स्टार्ट 2 जो साइन करी गई थी वो जनवरी 1993 में साइन करी गई थी। बात करें NPT की, जिसकी फुल फॉर्म है नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। 1 जुलाई 1968 को ये साइन हुई थी, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है मुकाबले इन 3 संधियों के। ठीक है जी, तो NPT नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि 1968 जुलाई 1 जुलाई को साइन हुई थी। इसका यही था कि 5 परमाणु संपन्न देश रहेंगे मात्र, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। इसके अलावा कोई दूसरा देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। यदि किसी देश ने NPT पे साइन कर दिया तो वो यही 5 देश परमाणु परीक्षण मतलब कर पाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं भारत ने इस पे साइन ना करके एक अच्छा काम करा है, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति हो जाए और हमारी लड़ाई मान लीजिएगा भाई उनसे हो जाए, परमाणु संपन्न देश के किसी दोस्त से, तो क्या वो हमें परमाणु हथियार दे देगा? नहीं देगा ना। तो वो कहीं ना कहीं हम इसे भी की थोड़ी मांगते रहेंगे, इसलिए हमने अपना 1974 में परमाणु परीक्षण करा। तो अब हम बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चनों की तरफ सक्सेसफुली, कि हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमें समझ में आ गया। देखिएगा मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो हमारा ये है ना नियो, ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर, ये ना सिलेबस की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये हट सा चुका है। ठीक है, अब की बार इसकी इतनी चर्चा नहीं होनी है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता दिया था इस तरह से ही। अगर आप आगे बात करोगे तो 1 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं सपोर्ट मेटल में। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर चलेंगे जी। ठीक है, तो तैयार हो जाइएगा। तो हमारा देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य को सही करके लिखें। अमेरिका ने पूंजीवादी देश को लेकर 1949 में वार्सा संधि की। ठीक है जी, तो इसमें जो है क्या आना चाहिए बताइए। इसमें देखिएगा यही आएगा कि अमेरिका ने पूंजीवादी देशों को लेकर 1949 में वार्सा संधि नहीं की। वार्सा संधि किसने करी थी? वो तो भाई यूएसएसआर ने करी थी। 1949 में तो अमेरिका ने पूंजीवादी देश को लेकर नाटो की संधि करी थी। ठीक है जी, तो वार्सा के स्थान पे क्या आ जाएगा? नाटो शब्द आ जाएगा, वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एनपीटी व नाटो का शब्द का विस्तार लिखो। तो एनपीटी की फुल फॉर्म क्या है? नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, और नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करूं तो परमाणु अप्रसार संधि और
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। किन्हीं 2 ध्रुवीय देशों के नाम बताइए। तो ध्रुवीय देश जो हैं आप लिख सकते हो जर्मनी, जापान, इटली। 3 बता दिए, 2 लिख देना। तीसरा क्वेश्चन है ऐसे 2 मित्र देशों के नाम बताओ जो जिनके मध्य शीत युद्ध हुआ। ये देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। तो आप लिख सकते हो अमेरिका और सोवियत रूस, ठीक है, क्योंकि मित्र राष्ट्र थे और उन्हीं के बीच ही तो फौट डली थी शीत युद्ध की। 5वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया। तो आपको याद रखना है, देखिएगा पहला बम हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, ठीक है, जिसे हम लिटिल बॉय के नाम से जाने जाते हैं। उस बम को लिटिल बॉय गिराया गया पहले हिरोशिमा पर, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को। फिर 9 अगस्त को गिराया गया नागासाकी शहर पर गिराया गया था आपका जी, ये 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। तो पहला बम गिराया गया हिरोशिमा पर, दूसरा बम गिराया गया नागासाकी पर। परमाणु बमों के गुप्त नाम क्या थे, ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया। पहला बम जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पर, उसका नाम लिटिल बॉय, और दूसरा बम जो गिराया गया था नागासाकी पर, उसका बम का नाम था आपका फैटमैन। अब यहां पर देखिएगा साल्ट की फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। 7वां क्वेश्चन, साल्ट की फुल फॉर्म लिखो। तो साल्ट की फुल फॉर्म जो है वो मैंने आपको बता ही दी थी, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। स्टार्ट की फुल फॉर्म आई है, स्टार्ट की फुल फॉर्म है आपकी स्ट्रेटेजिक्स, एसटी खत्म स्ट्रेटेजिक्स में, आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि हिंदी में कहेंगे। अंकटाड की फुल फॉर्म आई है, तो अंकटाड की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। थोड़ा सा देखिएगा अंकटाड नियो से ही है रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दिया। अब परीक्षा की दृष्टि से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा आप इसे हल्का से याद रख सकते हो। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो जो हमारा 10वां क्वेश्चन आया है, जो 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक किन्हीं 2 देश और उनके नेताओं के नाम लिखें। तो हमने जो है आपको 5 देश बताए थे सपोर्ट मेटल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, और कर्नल नासिर मिस्र के, डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया के, मार्शल टिटो युगोस्लाविया के, बामा एनकुरमा घाना के। ये 5 देश और उनके नेता के नाम मैंने आपको बता, जिसमें से आपको 2 लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूबा, रिक्त स्थान भरना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो आया है आपका 11वां क्वेश्चन है, तो क्यूबा का मिसाइल संकट, इसके बाद क्या आना चाहिए, क्यूबा का मिसाइल संकट सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलों को तैनात करने का कारण था। यानी कि क्यूबा का मिसाइल संकट जो था सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलों को तैनात करने का कारण था, ठीक है। इस तरह से फ्लो में बनेगा। तो 12वां क्वेश्चन भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो इसमें है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई, तो डैश दे रखा है, तो मई दे रखा है। तो 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई, जिसमें कितने देश शामिल थे, 12 देश शामिल थे, आपको याद रखना है जी, ठीक है। आप अलग से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा था नाटो के बारे में कितने देश शामिल थे। तो 12 देश नाटो में शामिल थे, हैं नहीं थे, ठीक है जी। तो यहां पर देखिएगा एक MCQ आया है, तो आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि अपडेटेड सिलेबस के अनुसार कि अब की बार MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिएगा आया है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए, ठीक है जी, बताइए कितने शामिल हुए, 15, 20, 30, 25। तो 25 देश शामिल हुए थे प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में, जो कहां पर हुआ था, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, ठीक है जी। 14वां क्वेश्चन है अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई। तो आपको याद रखना है 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई। 15वां क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के में शामिल यूगोस्लाविया के नेता का नाम लिखें। तो अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जोसेफ ब्रेज टिटो हमारे यूगोस्लाविया के लीडर हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए। तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय, तो तीसरी दुनिया का मतलब किससे है, हम यूं कह सकते हैं कि देखो अगर आप फोन की डिस्प्ले ही देखोगे, फोन की डिस्प्ले के ही जितना आपका वर्ल्ड का मैप होता है, तो पूरे ऊपर वाला हिस्सा आधा, अगर फोन की डिस्प्ले को आधा कर दोगे ऊपर और नीचे, तो उसमें ऊपर का हिस्सा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर वर्ल्ड मैप पे आप देखोगे तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सा पड़ता है, पश्चिमी, और राइट हैंड की तरफ हमारा क्या पड़ता है, हमारा पूर्वी। तो पूर्वी गुट जो था वो साम्यवादी गुट था,
और जो हमारा लेफ्ट हैंड है यानी कि पश्चिमी, उधर कौन था, पश्चिमी गुट यानी कि अमेरिकन। और जो तीसरी दुनिया है उसे हम क्या कहते हैं, देखो ऊपर की दुनिया को हम डेवलप कंट्रियां कहते थे कि वो विकसित कंट्रियां हैं, विकसित देश हैं, वो ऊपर वाले देश। यानी कि अगर आप वर्ल्ड मैप को ऊपर और नीचे के रूप में बांटोगे उस तरह से, ठीक है जी, तो ऊपर के देश हमारे डेवलप हैं, लेकिन जो दक्षिण वाला ब्लॉक है पूरा, चाहे वो लैटिन अमेरिकन देश हो, चाहे वो अफ्रीकन देश हो, चाहे वो एशिया के, साउथ एशिया की कंट्रियां हो, तो वो कहीं ना कहीं गरीब देश हैं, वो विकासशील देश हैं, वो डेवलपिंग कंट्रियां हैं। तो तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है, आपको गुटनिरपेक्षता नहीं लिखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बल्कि तीसरी दुनिया से आपको बताना है, परीक्षक के एग्जामिनेशन के आंसर शीट में यही लिखा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका, एशिया के 9 स्वतंत्र देश का विकास कम हुआ या कम हो रहा है, जिनको विकासशील कंट्रियां कहते हैं, जो तीसरी दुनिया के रूप में जानी जाती हैं। देखिएगा 17वां क्वेश्चन जो है हमारा आया है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार लिखें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको किसके आधार पे लगाना है कि यह घटना कब कब हुई। तो देखिएगा सबसे पहले आपको लिखना है, जो लगाना है वो आएगा हमारा तीसरा पॉइंट, यानी कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा 1945 में अगस्त में। तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा जी, ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा सबसे पहले है। और जो दूसरा है वो हमारा पहला है, नाटो की स्थापना होती है फिर हमारा 1949 में, ठीक है जी। और आगे देखोगे तो मैं बात करूं तो इसके बाद आएगा हमारा प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है हमारा कहीं ना कहीं ये घटनाओं के अनुसार अगर आप देखोगे तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा सबसे पहले आना चाहिए, 1914 वाला, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध आएगा सबसे पहले। दूसरा, सॉरी ये गलती हुई हमसे क्योंकि मैंने ये नहीं देखा, तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा सबसे पहले आना है। उसके बाद जो है हिरोशिमा नागासाकी का अटैक आएगा जी, ठीक है, 1945 में। और नाटो की स्थापना आएगा फिर तीसरा, नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। फिर आएगा वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट 1955, ठीक है जी। तो आपको याद रखना, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, दूसरा आएगा आपका हिरोशिमा नागासाकी अटैक 1945, तीसरा आएगा जी क्रमानुसार आपका नाटो की स्थापना 1949, वार्सा संधि आएगी 1955। तो याद रखना है, गलत आंसर दे रखा है सपोर्ट मेटल के अंदर, ठीक है, आपका जब आंसर आप पढ़ोगे। 18वां क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं अब तक। तो 18वां क्वेश्चन आया है, शीत युद्ध के युग में एक पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन का नाम लिखें, ठीक है। तो सभी को ही पता है पूर्वी गठबंधन में आप ले सकते हो जी, प्रमुख है पूर्वी, पूर्वी का मतलब सोवियत रूस, तो सोवियत रूस ने तो एक ही बनाया वार्सा। और पश्चिमी गठबंधन का आप ले सकते हो सीएटो, सैंटो, नाटो, ठीक है जी। और 19वां क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के नेता कौन थे, बताइएगा। तो निकिता खुर्शचेव थे, सिंपल। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, 1914 से 1918 तक। हमारे देखिएगा 2 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो शीत युद्ध से अभिप्राय है परमाणु महाशक्ति होने के कारण दोनों ही महाशक्ति यानी कि यूएसए और सोवियत रूस के बीच सीधा खून खराबे वाले युद्ध के स्थान पर या रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर कंपटीशन यानी कि जिसे आप प्रतिद्वंदिता कहते हो, प्रतिद्वंदिता और तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे हमने क्या कह दिया जी, शीत युद्ध कह दिया। गुटनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। तो गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय है हमारा दोनों महाशक्तियों में किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति को ही गुटनिरपेक्षता कहते हैं, ठीक है, जो किसने अपनाई थी, अफ्रीका और एशिया और लैटिन अमेरिकन देशों ने अपनाई। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो आपको याद रखना है, अल्पविकसित देशों का अपने संसाधनों पर नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है, और पश्चिमी देशों के बाजार तक उनकी पहुंच होगी, यही था प्रमुख उद्देश्य नियो का, न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर, नियो बोलते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, यानी कि एलडीसी, लो डेवलप कंट्री जो हैं देश अपने संसाधनों पर खुद का कंट्रोल कर पाएं और पश्चिमी जो हमारी देश हैं उनकी मार्केट में जो हमारी गरीब देश हैं उन वो मार्केटिंग कर सकें, इसलिए वही था हमारा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सीटो नाटो का सदस्य क्यों नहीं बना। तो देखिएगा, भारत किसी भी महाशक्ति गुट का सदस्य नहीं बनना चाहता था, क्योंकि पहले ही हमने ठान रखी थी कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे। स्वतंत्र नीति बनाए रखने के कारण भारत ने सीटो और नाटो जैसी सैन्य संधि संगठन में शामिल नहीं हुआ। 5वां क्वेश्चन है, अस्त्र नियंत्रण हेतु महाशक्तियों ने किन 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए।
यानी कि शस्त्रों को कंट्रोल करने के लिए महाशक्तियों ने किन 2 संधियों पर साइन करे। तो आपको मैंने टोटल जो थी 4 संधियां बताई थी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, अभी हमने जो कुछ देर पहले बताई थी LTBT, साल्ट, स्टार्ट और NPT, आपको इनमें से 2 लिखनी है कोई। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपरोध किसे कहते हैं। ठीक है जी, अपरोध किसे कहते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन आया है, तो आपको बताना है अपरोध। अपरोध का मतलब है संतुलन या रोकना, यानी कि जब दोनों पक्ष विनाश करने में एबल हों या समर्थ हों, योग्य हों, मतलब कि जब दोनों पक्ष, यानी कि आप ये किससे समझ रहे हो, पूंजीवादी गुट अमेरिका और साम्यवादी गुट आपका सोवियत रूस, कि दोनों पक्ष जो हैं विनाश करने में योग्य हों, तो कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि पता है परिणाम खतरनाक होने वाला है। इसी को ही हम अपरोध कहेंगे जी। ठीक है, अपरोध किसे कहेंगे, कि दोनों पक्ष विनाश करने में योग्य हों, लेकिन कोई भी उस विनाश का खतरा उठा नहीं पाएगा, उठा नहीं सकता या उठा नहीं चाहता, इसे ही हम अपरोध कह देंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई दोनों महाशक्तियां आमने सामने हुई, युद्ध की स्थिति हुई, लेकिन दोनों महाशक्तियां एकदम से पीछे हट गईं, क्योंकि पता है रिजल्ट खतरनाक होने वाला है। इसका एग्जांपल आप शीत युद्ध से समझ सकते हो कि परमाणु मिसाइल छोड़ नहीं सकते, क्योंकि परमाणु मिसाइल अगर मैंने छोड़ दी तो पता नहीं दुश्मन देश हमारे ऊपर किस तरह से छोड़े कि पूरे देश को ही तहस नहस कर दे। हो सकता है हम छोड़ेंगे तो एक सीटी उड़ेगी, अगर उसने छोड़ दी तो वो बदले की भावना से भी छोड़ेगा और बराबरी की भावना से भी छोड़ेगा, तो वो हमारे पूरे देश को ही उड़ा दे। इसलिए कोई भी रिजल्ट जो है खतरनाक होगा, उसका खतरा नहीं उठाना चाहेगा, तो वही है अपरोध। परीक्षा की दृष्टि से अपरोध थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, याद रखना, 2 नंबर के क्वेश्चनों में आता है फर्स्ट चैप्टर में। क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसए और यूएसएसआर का नेतृत्व कौन कर रहा था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यूएसए का नेतृत्व जो कर रहे थे वो आपको पता ही होना चाहिए, जॉन एफ कैनेडी, और यूएसएसआर का नेतृत्व कर रहे थे निकिता क्रुश्चेव। और क्यूबा का कौन कर रहे थे बताइए, क्यूबा का कर रहे थे हमारे फिदेल कास्त्रो। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं जी हमारे अब। तो 7 2 नंबर के क्वेश्चन के बाद हमारे जो क्वेश्चन है, उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन हैं वो 4 नंबर के हैं। तो हम बात करते हैं अपने 4 नंबर के क्वेश्चन के। तो देखिएगा 4 नंबर के जो हमारे यहां पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, तो हम बात करें 4 नंबर के क्वेश्चन में, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ संबंध क्यों रखती थी। तो देखिएगा दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ संबंध प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए, सैन्य ठिकाने स्थापित करने के लिए, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए और भू क्षेत्र, ताकि महाशक्तियां सेनाओं का आपस में हथियारों का संचालन कर सके। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, स्पष्ट करें, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, और इसमें आपको लीडर याद रखने हैं, इसका बेसिक फैक्टर क्या था शीत युद्ध क्यूबा मिसाइल संकट का, वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा, दोबारा बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। गुट निरपेक्षता की नीति के 4 सिद्धांत। तो गुट निरपेक्षता की नीति के हमारे 4 सिद्धांत आए हैं। इसका नंबर 1 सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं, ऐसे हम नहीं कह सकते कि क्या सिद्धांत है। देखो, नंबर 1 सिद्धांत है स्वतंत्र विदेश नीति और महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना। दूसरा हमारा जो सिद्धांत है गुट निरपेक्षता का, साम्राज्यवाद का विरोध करना। जैसे चीन क्या करता है, हड़पने वाली नीति। ठीक है, अक्साई चीन हड़प रहा है, ठीक है, वहां पे हमारा अरुणाचल प्रदेश को हड़प रहा है, तो साम्राज्यवाद की नीति का विरोध करता है भारत। विश्व शांति और सह अस्तित्व, ठीक है, यानी कि कोऑपरेटिव की भावना, सहयोग की भावना और विश्व शांत रहे, उसके लिए भी काम करता है, उसके सिद्धांत में आएगा। रंग वेद का हमेशा खिलाफ रहेगा, वो सिद्धांत में चढ़ा पड़ा है गुट निरपेक्ष आंदोलन में। और आपसी विवादों को बातचीत के द्वारा सुलझाएंगे, युद्ध के माध्यम से नहीं, ये भी सिद्धांत में ही है। जो 5वां फैक्टर आप लिख सकते हो, वैसे तो 4 ही पूछे हैं। हमारा जो अगला मैंने आपको बताया वो है आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाना, और अगला है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों कानूनों का पालन करना, उसमें विश्वास रखना। ठीक है जी, तो ये हमारे 4 सिद्धांत। चौथे क्वेश्चन की तरफ बात करें तो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है और इसकी 2 विशेषताएं बताएं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन अब की बार इस तरह से नहीं आएगा परीक्षा की दृष्टि से।
लेकिन आ रहा है, पढ़ रहे हैं तो आप आंसर भी मैं आपको बता दूं। अल्प विकसित देश द्वारा आर्थिक तथा टिकाऊ विकास करना, इनकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं जो हैं वो हैं ये हैं। तो आपको पता ही होना चाहिए कि अल्प विकसित देश द्वारा आर्थिक तथा टिकाऊ विकास करना, यानी कि जो हमारी लो डेवलप कंट्री हैं वो इकोनॉमिक रूप से अपना जो है सस्टेनेबल अपना यानी कि टिकाऊ विकास कर सकें। यही था हमारा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य। इसकी दो विशेषता ये थी कि अल्प विकसित देश का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर खुद का नियंत्रण हो और अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में भूमिका बढ़ जाए, WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशनों में, उनमें। देखिएगा 5वां जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से ना बहुत ही ज्यादा काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है, उपरोक्त वाक्य को स्पष्ट करो। क्वेश्चन समझ लो पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता। देखिएगा तटस्थता का मतलब होता है अलग रहना, यानी कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ अलग रहना, अलग रहने का धर्म निभाना नहीं है, सिंपल। अब देखो इसका मैं आपको आंसर का बेसिक फैक्टर समझाता हूं, ठीक है। आंसर देने से पहले देखिएगा भाई, गुटनिरपेक्षता की नीति हमने अपना ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब कि ना तो पूंजीवादी गुट का कभी साथ देंगे या साथ उनका लेंगे, या साम्यवादी गुट का हम कभी साथ नहीं देंगे, ये नहीं है। यानी कि अलग नहीं रहेंगे हम, यानी कि यही नहीं कि भाई हम अलग ही हो जाएंगे। देखिएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो आप हमारा सहयोग कर दोगे, क्योंकि हम ना तो आप पूंजीवादी गुट में, अगर मान लीजिएगा साम्यवादी गुट से हमें थोड़ी एलर्जी हुई तो हमें पूंजीवादी गुट सहयोग कर देगा, अगर पूंजीवादी गुट से हमें थोड़ी सी कभी एलर्जी हो गई तो साम्यवादी गुट हमारी सहयोग कर देगा। और मान लीजिएगा कि अगर किसी को जरूरत पड़ी हमारी तो हम भाई अपनी मनमर्जी से हम किसी का भी सहयोग कर देंगे। तो बस यही है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ, आंसर मैं आपको बताऊं तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है, ठीक है जी। इस कथन से तात्पर्य यही है कि मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होने की नीति का हम पालन करेंगे। तटस्थता का नीति का पालन करने वाले देशों के लिए जरूरी नहीं कि वह युद्ध में समाप्त करने में मदद करे, यानी कि युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। तटस्थता की नीति का मतलब ये नहीं है। आगे कह रहे हैं, ऐसे देश युद्ध में शामिल नहीं होते और ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। किस लिए? कि भाई युद्ध जो है टल जाए, युद्ध जो है समाप्त हो जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध में शामिल होने का मकसद ये नहीं कि युद्ध को बढ़ावा देना, बल्कि भारत जैसा देश या जो तटस्थता की नीति अपनाते हैं, तो क्योंकि दूसरे देश क्या सोचते हैं जो महाशक्ति, कि भाई तूने तो यूं कह दिया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन देशों से कहेंगे कि भाई हम अलग रहेंगे, लेकिन आप तो पार्टिसिपेशन कर रहे हो। लेकिन भारत जैसा देश हमेशा लाचार का ही साथ देता है। हमेशा आपको याद होगा, लाचार का मतलब यही नहीं कि अगर वो गलत है तो लाचार है तो उसका ही साथ देगा, नहीं, ठीक है। लाचार है लेकिन नैतिकतापूर्ण से वो लाचार है। नैतिकता हमारा धर्म है कि अब उसकी हम रक्षा करें। तो वही है कि मैं अगर आपको दोबारा बताऊं तो युद्ध में इसका मतलब यही है तटस्थता का, कि मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना, ठीक है। तटस्थता की नीति का पालन करना जो है देश के लिए जरूरी नहीं है कि भाई वो युद्ध में समाप्त करने में मदद करे, ठीक है। हम देखिएगा ऐसे देश युद्ध में शामिल नहीं होते, ना ही युद्ध सही गलत होने के बारे में उसका कोई पक्ष होगा। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश हमारे, जिसमें भारत भी शामिल है, और युद्ध में शामिल हुए हैं। और उन युद्ध में शामिल होने का मतलब ये नहीं है, फिर से मैं दोहराऊंगा, कि भाई हम यूं कहें कि हम जो हैं अलग रहेंगे, बल्कि हमारा उद्देश्य क्या है कि युद्ध समाप्त हो जाए। कि बस यही है कि यहीं पर आपको अपना निष्कर्ष दे देना है कि इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम करा है और हो रहे युद्ध को अंत करने का प्रयास करा है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ 5 अंकों के आंसर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 5 अंकों के क्वेश्चनों की तरफ बात करें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, शीत युद्ध सिर्फ जोर अजमाइश, सैनिक गठबंधन और शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी वास्तविक संघर्ष जारी था। देखिएगा काफी लंबा सा आपका
वो आता है, मतलब कि पैराग्राफ सा आता है, छोटा सा ही आता है, यहाँ पर 3 लाइन का दे रखा है, मतलब कि 5-6 लाइन का आएगा आपको एग्जाम में। और इसमें पहला क्वेश्चन फिर दे रखा है कि शीत युद्ध जिन 2 महाशक्तियों के बीच था उनका नाम लिखें। तो अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन है दोनों महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधनों में से एक का नाम लिखो। ठीक है, आप लिख सकते हो नाटो या दूसरा लिख सकते हो बारसा, सिंपल। तीसरा क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश में किन विचारधाराओं के मध्य संघर्ष की बात की जा रही है, किस विचारधारा वाले देश का विघटन हो गया। ठीक है, तो भाई उपरोक्त किन विचारधाराओं के मध्य संघर्ष की बात करी जा रही है, पूंजीवादी विचारधारा व साम्यवादी विचारधारा, और कह रहे हैं किस विचारधारा वाले देश का विघटन हो गया, तो साम्यवादी विचारधारा वाले देश का, यानी कि सोवियत रूस का विघटन हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन जो है हमारा, तो देखिएगा ये जो 5वां है ना, ये गलत दे रखा है टेक्स्ट में, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो पहला हमने क्वेश्चन पढ़ दिया, बता दिया उसका आंसर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में 5 जगहों को चिन्हित किया गया है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इनकी पहचान कीजिएगा और उनके सही नाम लिखिएगा, उनके क्रम संख्या से संबंधित अक्षर लिखिएगा। ठीक है जी, तो आपका ये क्वेश्चन आया है। तो देखो ये जो है आपका वर्ल्ड मैप आएगा, और वर्ल्ड मैप में आपका आएगा एक मिसाइल संकट से संबंधित देश होगा। मिसाइल संकट से संबंधित देश में आपको पता ही होना चाहिए कि क्यूबा है। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट। और मित्र राष्ट्र की अगुवाई करने वाला एक देश आपसे पूछ लेगा वर्ल्ड मैप के अंदर, देखिएगा वहाँ पे वर्ल्ड मैप होगा, ये प्रैक्टिस है को, मतलब कि सपोर्ट मेटल के अंदर वहाँ पे वर्ल्ड मैप होगा, जिसका आपको लिखा होगा ए, गोले में डाल के वर्ल्ड मैप पे लिखा रहता है। फिर आपको आंसर की में क्या लिखना है, ए में क्या भरा जाएगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा हो सकता है इसमें दे भी रखा है। ठीक है जी, ये तो रहा मैप, इसमें दे भी रखा है, तो मैं आपको देखो दिखाऊं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में दे रखा है कि मिसाइल संकट से संबंधित देश, तो यहाँ पर देखो दे रखा है, तो ए है। अगर देखोगे तो अमेरिका का पड़ोसी देश क्यूबा, तो ए आएगा पहले का आंसर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है, वो अगला क्वेश्चन है हमारा मित्र राष्ट्र की अगुवाई करने वाला एक देश पूछ रहा है। तो मित्र राष्ट्र की अगुवाई करने वाला एक देश जो है, हम सेकंड पे बी लगा सकते हैं, तो सेकंड पे जो हमारा बी ही आएगा। ठीक है, जो बी पे हमारा फ्रांस आना है। तो अब तक तो हमारे सीधे सीधे ही आंसर चलने। तो तीसरा जो देश है वो देखिएगा ये आगे पीछे भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर ये सीधा दे रखा है, अक्सर सीधा आता नहीं है। और आगे कह रहे हैं कि धुरी शब्दों की अगुवाई, धुरी शब्द नहीं होगा, सॉरी धुरी राष्ट्र है, गलत लिखा हुआ है, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई करने वाला एक देश। तो धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था, यहाँ पर जो देश दे रखा है हमें वो देखना पड़ेगा ना। तो देखिएगा दोस्तों बी के बगल में जो हमारा सी है वो आप धुरी देश है। ठीक है, बी में तो फ्रांस हो गया। ठीक है, वो तो अलग हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पर बी के बाद जो हमारा सी आया है, तो सी में हमारा इटली आएगा। ठीक है, फ्रांस के पास इटली पड़ता है, तो इटली आएगा इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन है अगस्त 1945 में परमाणु बम का शिकार देश कौन सा था। तो चौथे आंसर जो आएगा हमारा वो कौन सा आएगा, तो डी आएगा। डी कहां पर है हमारा बताइए, जापान। तो आप देख सकते हो चाइना, भारत से ऊपर चाइना, और चाइना के उधर आपको कोरिया, के उधर आपको जापान देखने के लिए मिलेगा। तो आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन हमारा पे जापान आना है। और अगला ऑप्शन क्वेश्चन जो आया है वो है हमारा दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया था म्यांमार भी एक, तो इसमें म्यांमार दे रखा होगा जहां तक है। तो भारत का एक पड़ोसी देश है दक्षिण पूर्व एशिया का, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, वैसे चमकेगा नहीं। ठीक है जी, क्योंकि फोटो खींच के सपोर्ट मेटल में लगाया गया है, फिर मैं यहाँ पर पीडीएफ बना रखी है, फिर उसका फोटो जूम कर रहा हूँ तो वो दिखेगा नहीं, आप अंदाजे से अनुभव से याद रख सकते हो। ठीक है जी, इसका आंसर आपको समझ में आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो कार्टून के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिएगा अब इसको बड़े विशेष ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा एक जोड़ा बैठा हुआ है लड़के लड़की का, और यहाँ पर जो लड़का है यानी कि जो पुरुष है, पुरुष की जेब पर यूएसएसआर लिखा हुआ है, और जो लड़की है, जो महिला है, उसकी बेल्ट जो है, ठीक है,
उसकी बेल्ट पर अमेरिका लिखा हुआ है, यूएस। अगर आपको जूम करके मैं दिखाऊं तो इनकी ड्रेस पे, लड़की की ड्रेस पे यूएस लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ये लड़का है यानी कि जो पुरुष है कार्टून में, ये कौन होगा? सीधी सीधी बात है, ये अमेरिका होगा। वो सॉरी, ये आपका कौन सा होगा? तो यहां पर आपको थोड़ा समझना है, तो अब समझिएगा। तो अगर इस कार्टून की तरफ हम बात करें तो यूएसएसआर और यूएस, ठीक है, ये दोनों हैं। और ये जो तीसरा है ये ना तो हमारा यूएस होगा, कौन सा होगा, इसी के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है बस, ठीक है जी। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन क्या आना चाहिए, तो देखिएगा इस कार्टून को बड़े ध्यान से आप देखना। इसमें जो पुरुष हैं उसकी ड्रेस की जेब पर यूएसएसआर लिखा हुआ है, महिला की बेल्ट पे अमेरिका लिखा हुआ है, और महिला का कोई हाथ, ये एक पार्क में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और ये जो है महिला का एक ने पीछे से चुपके से एक हाथ पकड़ रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? ये एक छोटा व्यक्ति है। अब छोटा शब्द आ गया तो कहीं ना कहीं किससे है कि आप कह सकते हो कि हेल्प मांग रहा है कि भाई मेरा भी ध्यान रखियो, यूएसएसआर की ही मत हो जाइयो। तो थोड़ा सा बस ऐसे समझ लो, मैंने कार्टून को थोड़ा मतलब कि अच्छा बनाने के लिए ऐसे शब्द बोला है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की तरफ बात करें तो यह कार्टून किस व्याख्यात भारतीय कार्टून के द्वारा बनाया गया? इसमें किस युद्ध को लेकर भारत के नजरिए को चित्रित किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही हमारे को समझ में आ गया कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है? इंडिया है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है भारत के रूप में दिखाया गया है। तो ये देखो बच्चों, ये आपको याद रखना है, ये कार्टून जो है प्रमुख कार्टूनिस्ट कुट्टी, ठीक है, कुट्टी है व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा एक कार्टून बनाया गया है, उसका नाम क्या है? कुट्टी। और इसमें किस युद्ध को लेकर भारत के नजरिए को चित्रित किया गया है? इसमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नजरिए को दिखाया गया है कि भाई थोड़ा बहुत मेरा भी ध्यान रखियो, कि इसका मतलब यही है कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, वो तटस्थता से आप समझ सकते हो, ठीक है जी। यह कार्टून कब का है? तो यह कार्टून उस समय का है जब सोवियत संघ को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती की थी, ठीक है जी। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि इसमें ये कह रहे हैं कि यह उस समय की बात है जब सोवियत संघ को अंधेरे में रखकर, ठीक है, अमेरिका ने चीन के साथ दोस्ती करी थी। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, अब ये क्या बन गया? चीन बन गया, ठीक है। वास्तविकता में ये चाइना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी व्यक्ति चीन बन गया है। तो आंसर मुझे जो है मालूमात है, तो आपको याद रखना है ये कार्टून कब का है। तो आपको याद रखना है कि भाई सोवियत संघ को अंधेरे में रख रखा है लड़के को, और लड़की जो है अमेरिकन है और चीन के साथ गुपचुप दोस्ती कर रही है। जो कौन सी है? एक दोनों विचारधारा के हैं। साम्यवादी विचारधारा चीन के अंदर है, लेकिन अब उदारवादी साम्यवादी है वहाँ पर। और अमेरिका को अंधेरे में रख रखा है, वो सॉरी सोवियत संघ को अंधेरे में रख रखा है ना, क्योंकि अमेरिका ही तो दोस्ती कर रहा है। और अमेरिकी दोस्ती किससे कर रहा है? आपका चीन से। तो हम यूँ नहीं कहेंगे, सॉरी, कि ये जो हैं अलग अलग विचारधारा के हैं। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा है, और ये इसका जो दोस्त है वो कौन है? लड़की का जो दोस्त है वो चीन है। तो चीन भी कहीं ना कहीं उदारवादी साम्यवादी है, तो थोड़ा यूएस का भी मॉडल है चाइना के अंदर, तो वो इसके सपोर्ट की ही बात कर रहा है। अगर ये है कि उपरोक्त कार्टून जो है क्या दर्शाता है, तो यह कार्टून बच्चों अमेरिका व चीन के मध्य दोस्ती को दर्शा रहा है, ठीक है जी। यानी कि देखिएगा वो भी बात ठीक है कि हम यूँ कह सकते हैं कि यूएस और यूएसएसआर भी कम दोस्त थोड़ी हैं। तो किस तरह से देखिएगा गले में डाल के बैठे हुए हैं वो सोवियत रूस के व्यक्ति रसियन लड़की के, ठीक है। और लेकिन जो हमारी यूएस की ये लड़की है, ठीक है, अमेरिकन लड़की। तो अमेरिकन लड़की जो है, अमेरिकन लड़की ने किसके साथ दोस्ती कर रखी है? चीन के साथ, ठीक है। तो यह कार्टून अमेरिका व चीन की जो है दोस्ती को दिखा रहा है, और जो राजनीतिक क्रांति को दर्शा रहा है, राजनीतिक बसंत को दर्शा रहा है, आप यूँ कह सकते हो। तो हमारे 6 अंकों के प्रश्न आ चुके हैं। तो 6 अंकों के ये जो हमारी लास्ट पार्ट चल रहा है इस वीडियो का, तो 6 अंकों के क्वेश्चनों को भी हमें देखना है। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 ध्रुवीय विश्व के उदय के कारण क्या है? और 2 ध्रुवीय विश्व के उदय के कारण पूछे हैं, और दोनों शक्ति गुट के बीच शीत युद्ध संबंधी दायरे कौन कौन से थे?
तो पहला जो पार्ट है वो है द्वितीय विश्व युद्ध के उदय के क्या कारण थे। तो आपको यह पता होने चाहिए कि दोनों महाशक्तियां विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। उदय का कारण यही है, दो ध्रुवीयता का, ठीक है, अपनी विचारधारा का, अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती हैं, अपनी सैन्य शक्ति को दिखाना चाहती हैं बड़े लेवल पर, अपना एक अधिकार स्थापित करना चाहती थी। यही कारण तो आएंगे, परमाणु ताकत दिखाना चाहती हैं, वैचारिक धारणा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहती हैं। और दोनों शक्ति गुट के बीच शीत युद्ध संबंधी दायरे कौन से थे? तो शीत युद्ध के दायरे मैंने आपको बताया ही, ठीक है, वो स्टार्टिंग में काफी डीपली मैंने आपको बता दिया था। शीत युद्ध के दायरे जिसमें बर्लिन की नाकेबंदी, 1948, 1950 का कोरिया संकट, वियतनाम में अमेरिकन हस्तक्षेप 1954, 1955 का, 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है जी, तो इसके यही आंसर आएंगे। अगला हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियों ने एक तरफ तो हथियारों की होड़ की, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक तरफ तो हथियारों की होड़ करी लेकिन दूसरी तरफ हथियारों को सीमित करने की संधियां की। क्यों? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो पहले तो ना आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरफ से नहीं सोचना है, एक तरफ से पहले क्वेश्चन को करना है। पहले तो ये लिखो कि हथियारों की होड़ शीत युद्ध में हुई, तो वो क्यों हुई? तो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अति उत्तम तकनीकों के हथियार बनाने के लिए हथियारों की होड़ करी गई। कि हथियारों की होड़ इसलिए भी करी गई कि मैं तेरे से ताकतवर हथियार बनाऊंगा, ठीक है, और मैं तेरे से ताकतवर परमाणु बम बनाऊंगा। ये तीसरी होड़ आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंट्रोल, यानी कि एक तरफ हथियारों को सीमित यानी कि नियंत्रण करने की बात करी। अब उसके बारे में लिखो। अगर दोनों परिप्रेक्ष्य से सोचोगे तो मिक्स होके आपका दिमाग मतलब कि थोड़ा गलत सोच सकता है। तो नियंत्रण से आप समझो कि दोनों को ही अपने नष्ट होने का भय था। भाई सीमित इसलिए करेंगे ना कि दोनों को पता है अगर परमाणु बम छोड़ दिया तो नष्ट हो जाएंगे। परमाणु निर्माण के धन को बचाना, कि परमाणु बम जब बनता है तो इतना पैसा खर्च होता है बहुत ज्यादा, अगर छोड़ दिया परमाणु बम तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा। शस्त्र परिसीमन संधियां भी तो हुई पड़ी हैं, ठीक है, यानी कि इसलिए भी हमें रोकने पड़ेंगे हथियारों का, जो हथियारों पर कंट्रोल इसलिए करना भी पड़ेगा क्योंकि शस्त्र परिसीमन संधियां कर रखी हैं हमने शस्त्र को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें हमने आपको बताया साल्ट, स्टार्ट, एनपीटी वगैरह वगैरह। तो हमारा देखिएगा अगला क्वेश्चन है तीसरा, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या गुटनिरपेक्षता की नीति प्रासंगिक अथवा उपयोगी है? देखिएगा प्रासंगिक शब्द को इंग्लिश में इंपोर्टेंस कहते हैं और उपयोगी का भी मतलब यूटिलाइज आप समझते हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति प्रासंगिक है, यानी कि जब शीत युद्ध आपका समाप्त हो गया है 1991 में, 25 दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया, उसके बाद क्या इसकी प्रासंगिकता इंपोर्टेंस अब भी है? तो देखिएगा अब भी है भाई, ऐसा नहीं कि मिट गया। अगर मिट गया है इसकी प्रासंगिकता तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता। तो देखो बच्चों कि विकासशील देश की नीति, विकासशील देशों की नीति का प्रतिनिधित्व करना विकासशील नीति के लिए प्रासंगिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और जो हमारा नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसको लागू करवाने के लिए कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है, क्योंकि ये सही तरह से आज थोड़ी लागू हुई है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर अपनी पहचान और अस्तित्व बनाए रखना, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता एक ये भी है कि भाई जो हमारे ऐसे देश हैं, जो नए देश हैं, विकासशील देश हैं, वो अपना अस्तित्व बनाए रखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विकसित देशों के वर्चस्व को चुनौती देना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो हमारे विकसित देश हैं उनको चुनौती देना भी कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को दर्शाता है। गरीब देशों की आर्थिक शोषण के विरुद्ध एकजुटता, कि जितने भी हमारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश हैं वो एक तरफ शामिल हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे अगर गरीब देश का आर्थिक शोषण किया जाएगा। विश्व शांति और निशस्त्रीकरण को लागू करना भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रासंगिक इसलिए भी है क्योंकि इसने विश्व शांति और निशस्त्रीकरण को लागू करवाया है। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध के परिणामों का वर्णन करें। तो शीत युद्ध के परिणामों का वर्णन करें तो परिणाम क्या है? तो दो ध्रुवीय विश्व का उदय हो गया, ठीक है, सैन्य संधियों का गठन हो गया जिसमें आपका मैंने आपको बताया साल्ट, स्टार्ट, एनपीटी, ठीक है, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी थी आपकी। तो शीत युद्ध के परिणामों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, हथियारों की होड़ शुरू हो गई और महाशक्तियों की होड़ से वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में कंपटीशन हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकुशलता में कमी आ गई, ठीक है जी, कमी आ गई थी क्योंकि कोल्ड वॉर के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इस तरह से अपना प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर पाया था, तो कार्यकुशलता में शक या उसमें कमी भी हम कह सकते हैं।
हमारा देखिएगा 5वां क्वेश्चन है, वो है हमारा शीत युद्ध के तनाव को कम करने में भारत की ने क्या भूमिका निभाई। तो सबको पता है इसका आंसर तो, कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करा। दोनों भारत जो है किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं हुआ, वैश्विक समस्याओं पर अपना स्वतंत्र विचार रखा, क्षेत्रीय संगठन का निर्माण करा। क्षेत्रीय संगठन में क्या है, सार्क आप समझ सकते हो, ठीक है जी। और महाशक्तियों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखा, यानी कि जरूरत पड़ेगी तो दोनों का सहयोग कर लिया। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाई भारत ने, ठीक है जी। तो ये था। अब देखिएगा 1 अंकीय उत्तर जो हैं यहां पर आ चुके हैं और 2 अंकीय उत्तर आ चुके हैं, जो मैंने आपको यहां पर सारी चीजें बताई। तो देखिएगा यही था आपका पूरा चैप्टर, जो हमने पहले से लेकर दूसरे 2 नंबर 3 अपने 5 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करे इस पूरी वीडियो में। वीडियो लंबी हो गई है और यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने आपको बता दिया इस पूरे चैप्टर में अकॉर्डिंग टू सपोर्ट मेटल के अनुसार कि हमारा ये चैप्टर क्या था, इस चैप्टर की प्रकृति, इस चैप्टर के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन थे उसके आंसर, वो सारी चीज डिस्कस करी। जाते जाते आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो यदि आप और चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। थैंक यू सो मच। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। थैंक यू सो मच।